वेलकम बैक। इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास ने ऐलान कर दिया, कहा इसराइल ने मज़ीद कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइलों की बारिश की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बंकर में छुप गए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट कर दी। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा, इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। अमेरिका ने इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को स्टेट की जानिब से स्टेट पर हमला करार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका के कहने पर आज कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, इसे रुकना चाहिए, फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का ये खतरनाक सिलसिला कहीं काबू से बाहर न हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने ईरान के हमले की मजम्मत की है। इसराइल पर हमले के बाद तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। मसूद पेज़ेश्कियान हुकूमत और ईरान की फ़ौज से यकजहती का इजहार किया। लोगों का कहना था, ईरान ने लेबनान और गज़ा में जारहियत का बदला ले लिया है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद और बसरा में लोगों ने जश्न मनाया, बंदूक लहराई, नारेबाजी की। लोगों ने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की तस्वीरें उठा रखी थीं। इसराइल में मिसाइल गिरे तो गज़ा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे और बड़ों ने मुहाजिरीन कैंप के बाहर जश्न मनाया। इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। ईंधन के हुसूल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जनूबी लेबनान के सरहदी कस्बों में हिजबुल्लाह जंगजुओं और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह का कहना है, झड़पों में इसराइली फ़ौज को नुकसान उठाना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई इसराइली फ़ौजी इन झड़पों में ज़ख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर निकाला गया। 24 घंटे में 55 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। यमन की हौज़ी मलेशिया ने इसराइली चौकियों पर रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हौज़ी मलेशिया की जानिब से इसराइल के अंदर कायम मिलिट्री चेक पोस्ट पर 3 कुद्स रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में चौकियों को नुकसान पहुंचा। हौज़ी मलेशिया के तर्जुमान याहिया सारई के मुताबिक अमरीका और बरतानिया की जानिब से इसराइल की हिमायत ने इन दोनों मुल्कों के मफादात को दांव पर लगा दिया। लेबनान के बाद इसराइल तुर्क सरजमीन पर नजरें जमाएगा। ग्रेटर इसराइल का यही मंसूबा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। सदर एर्दोगान ने कहा, काबिज फ़ौज एक तरफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है तो दूसरी तरफ लेबनान पर हमला आवर है। इसराइल को अगर अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। उन्होंने इसराइल को खबरदार किया कि लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन के नताइज माजी जैसे नहीं होंगे। लेबनान का दिफा गज़ा के दिफा जैसा नहीं। इससे पहले कि मज़ीद खून रेज़ी हो, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारे इसराइल को रोकें। आलम इस्लाम को भी लेबनान का साथ देना चाहिए। तुर्किया के अवाम लेबनानी भाइयों को मुश्किल वक्त में कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.41 इजाफे से $70.50 फी बैरल हो गया। इसी तरह लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.50 इजाफा हुआ, जिससे इसकी कीमत $74 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। 1-2 दिन में कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। अपडेट करें आपको कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा,
उनकी जानिब से कहा गया कि मफाद आमा के मुकदमात में नज़रसानी की ताख़ीर को नज़रअंदाज किया जा सकता है। नज़रसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बानी PTI के वकील अली ज़फ़र ने कहा, नज़रसानी दरख्वास्त ताख़ीर से दायर हुई जिसके बाद मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दे दूँ। बानी PTI के वकील अली ज़फ़र ने कहा, अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस का अली ज़फ़र से इस्तिफ़सार, आप बताएं नज़रसानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ होती है या वजूहात के ख़िलाफ़। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफ़सील जान लेते हैं। राजा मोहसिन, समाअत का अहवाल बताइए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की जो समाअत है वो जारी है। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो शहजाद शौकत एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए जब उन्हें देखा गया कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो गए थे। इस मौके पर 63 तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि इस केस का जो मरकजी तफसीली फैसला था वो 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। शहजाद शौकत का कहना था कि तफसीली फैसले के इंतजार में नज़रसानी दायर करने में ताख़ीर हुई। मुख्तसर फैसला आ चुका था लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी, क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी नहीं पता कि नज़रसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात में नज़रसानी की ताख़ीर को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मुफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। नज़रसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। इस मौके पर बयानी PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नज़रसानी ताख़ीर से दायर हुई जिसके बायस मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान अब 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें, यहाँ पर आप बताएं कि नज़रसानी फैसले के खिलाफ होती है या इसकी वजूहात के खिलाफ होती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मौके पर जो सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी हैं वो खड़े हुए रोस्टम पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आप ये बताएं आप किसकी तरफ से हैं। इस पर वकील मुस्तफ़ैन काज़मी का ये कहना था कि मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप बैठ जाएं और अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। इस पर मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट का ये कहना था कि आप कर भी यही सकते हैं। इस मौके पर वकील सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी की जानिब से बेंच में शरीक 2 जजेस पर एतराज़ भी उठाया गया और उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर एतराज़ उठाया। सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट ने जो है वो बाकायदा तौर पर कहा कि जो दोनों जज साहिबान हैं हमें इन पर एतराज़ है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस नज़रसानी केस की जो समाअत का सिलसिला है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम आज 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़रा, नायब वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ़द भी मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ होगा। अनवर इब्राहिम सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सनत, सयाहत, सकाफती तबादलों के साथ साथ अवामी सतह पर राब्तों में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा बराए एशिया पैसिफिक इमरान हामिद सिद्दीकी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, रवां माह पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास का इनेकाद अहमियत का हामिल है। इसमें कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कौम के लिए बाइस एज़ाज़ है। फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पाक फ़ौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुताल्लिक़ा इदारे बाहमी ताउन से अपना किरदार अदा करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ऑपरेशन, BLA के 6 अहम दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ज़राए का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई में 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हलाक दहशत गर्दों में शाफू समालानी उर्फ तादीन, सरमद खान उर्फ दस्तैन, मोहम्मद गुल मरी उर्फ वाहिद बलोच, गुलाम कादिर मरी उर्फ अंजीर बलोच, उबैद बलोच उर्फ फिदा और ताज मोहम्मद उर्फ बाबुल शामिल हैं। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना को महंगा कर्ज लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वज़ारत ख़जाना ने कमर्शियल बैंक से 11% शरह सूद पर कर्ज लेने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 11% शरह सूद पर मुआहिदा हुआ था, मगर अब रकम नहीं ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इस इक़दाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। मुस्तक़बिल में कर्ज की दोबारा दरख्वास्त की तो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। PIA की निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग 3 डिस्कोस की निजकारी भी अक्टूबर में हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम खबर वद मालिक में गुफ्तगू, कहा जून 2025 से पहले कुछ महकमे ख़त्म या जम करेंगे। IMF is no panacea। हमने कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। चाइनीज IPP डेट रीप्रोफाइलिंग में बात कर सकता हूँ कि वी आर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ दोज डिस्कशन, बट हम इसको बिल्कुल इसी तरह आगे लेके जा रहे हैं। द IPPs ऑन CPEC साइड, द वे दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन द लोकल साइड। औरंगज़ेब साहब, कोई टारगेट तो रखा होगा एसटी पेमेंट चार्जेस जो 18 रुपये 49 पैसे पे है, हमने इनको कम से कम 10 रुपये कम करना है, 8 रुपये कम करना है। मिनिस्टर SAPM इसमें लीड ले रहे हैं, सो आई विल leave it to them to give you the exact figures. लेकिन हमारे यहाँ it has to be overall as whole of the government, it has to be a meaningful reduction. बताएं PIA हो जाएगी within 30 days? एक PIA है, दूसरा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। We are very hopeful कि during October we will be able to get these 2 transactions through the finishing line. ये साथ concurrently the privatization ministry and the aviation ministry are working concurrently on the documents for Karachi airport. ये जो 6 वजारतें आपने खत्म करनी है फेडरल, ये कब खत्म होंगी? टाइम फ्रेम ये है जी कि ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर सर, बाय June 30th 2025। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि IMF किस्त मिलने से स्टेट बैंक के ज़खायर 10.7 अरब डॉलर हो गए हैं। अब हमारे पास 2 माह से ज़ायद की इंपोर्ट्स पूरी करने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। महंगाई 6.9% पर आ चुकी है। ऑफ द बैंकिंग, तो जिसमें डिजिटल बैंक्स और दूसरे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगले साल के मिड तक इंशाल्लाह बाकी भी बैंक्स जो है वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और IT का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता है तो उसके साथ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फ्रॉड्स जो है वो भी बढ़ते हैं। हमने बैंक्स को ऑलरेडी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनको बेहतर करें। SME कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी एक तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी, स्टेट बैंक ने उसको नोटिफाई किया, SME फाइनेंसिंग जो है इसका साइज डबल हो जाए। अभी 550 बिलियन के करीब है, तो ये बढ़ के 1.1 ट्रिलियन हो जाए। वो कल का जो नंबर आया है 6.9%। हमारे जो टारगेट है स्टेट बैंक का 5 to 7% विदन टारगेट आ चुका है। IMF की ट्रांच अभी रिसीव की थी लास्ट वीक, उसके साथ हमारे रिजर्व भी बहुत बढ़ गए हैं। इस 10.7 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि 2 माह से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स के बराबर है। बहुत सारी FX मार्केट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त रिजर्व्स का लेवल बहुत बेहतर है कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है इस वक्त वो बहुत नीचे आई हुई हैं, उनके पास बहुत लिक्विडिटी अवेलेबल है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं आईनी तरमीम से ज्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मुअख्खर कर दें। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, कॉन्फ्रेंस से पहले किसी किस्म का तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं। हुकूमत और अपोजिशन 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम ना उठाएं। आज की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इन आईनी तरमीम से बहुत बड़ा एक चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के सामने, और वो है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। रीजनल कनेक्टिविटी इसके नतीजे में डेवलप होने जा रही है। ऐसे मौके पे ऊपर हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मौके को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मफाद के लिए जो है इसको एक बेंचमार्क बनाए। सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद तक
जितनी भी कन्फ्रंटेशन के इश्यूज हैं उनको कम से कम वो डेफर कर। अपोजिशन को मुजाहरों के बजाय ये कहना चाहिए कि जी हम 16 तक जो है हर चीज बर्दाश्त करेंगे और हुकूमत कहे कि जी हम 16 तक कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिसकी वजह से टकराव। अपडेट करें आपको कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, राजा मोहसिन एजाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजा मोहसिन बताइएगा, मुस्तफ़ैन काज़मी और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा क्या रहा? देखिए, सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट जिन्होंने रोस्टम पर बताया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने बेंच पर 2 जजेस पर एतराज़ उठाया और उनकी जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो कि एडहॉक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन पर एतराज़ उठाया गया। और वो जब रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले उनसे इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ से हैं। जब उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है और वो पीटीआई की नुमाइंदगी करें तो इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। जब मुस्तफ़ैन काज़मी नहीं बैठे तो चीफ जस्टिस ने दोबारा रिमार्क दिए कि अगर आप नहीं बैठते तो हम पुलिस एहलकारों को बुला लेते हैं। इस पर वकील सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट ने कहा कि आप और कर भी क्या सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया इस मौके पर जब ये मुकालमा चल रहा था सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो ये कहा गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वहाँ पर मौजूद सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार थे उन्हें हिदायत की गई कि इस जेंटलमैन को अदालत से बाहर निकाले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये हुक्म दिया गया कि मुस्तफ़ैन काज़मी एडवोकेट को कमरा अदालत से बाहर निकाला जाए तो इस मौके पर एक दफ़ा फिर वो रोस्ट्रम पर आए और सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी, और उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब गैर कानूनी बेंच है। उन्होंने एक दफा फिर बेंच पर एतराज उठाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस सब से क्या ताल्लुक है? ठीक है, राजा मोहसिन एजाज हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन दफ्तर ख़ारजा पहुंचे हैं और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर ख़ारजा आमद के ये मनाजिर हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचना है। उससे कबल मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन पाकिस्तान पहुँचे हैं और इस वक्त दफ्तर ख़ारजा में वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा बराए एशिया पैसिफिक इमरान सिद्दीकी ने उनका इस्तकबाल किया था और दफ्तर ख़ारजा आमद के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। FIA को कहा है हमें रिकॉर्ड दें, कॉपी करके वापस कर देंगे। FIA से कहा है आपकी गाड़ी में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, उसे वापस दें। 10 दिन में हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा, हमें मज़ीद मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। पार्टीज इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल कर चुके हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करे, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे या वो रिकॉर्ड हमें दे दे या हमें एक्सेस दे दे, हम उस रिकॉर्ड की फोटो कॉपी कर ले ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया था कि आप किसी और अदालत जाके आप उसकी असिस्टेंस से अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर कर ले। हमने FIA के कोर्ट में एक दरखास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए। कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है, वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख के लिए एडजर्न कर लिया। एक हाथ के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में, ना हुकूमत का कोई मुसव्विदा हमारे पास आया है, उनमें से किसी एक के पास कोई भी मुसव्विदा। साहिवाल के स्पेशल जज एंटी करप्शन ने खावर मानेका और मूसा मानेका पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म करप्शन केस में आयद की गई। जज ने गवाहान को तलब करते हुए समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर फैसले से आगाह किया। लिखा, बतौर खिलाड़ी कारकर्दगी पर तवज्जो देना चाहता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
in terms of the macroeconomic stability. And therefore, I'm not going to go into that detail. Alhamdulillah, we are in a good place. Now, it is incumbent on us. It's extremely critical that we now leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability. और इसमें जो अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन पे बात हुई है, I think that's obviously it has surpassed all expectations, and a number of reasons for that, and on the back of that I do think it's going to continue to buttress the economy and sort of take us from the stabilization to the growth path as we go forward. Inflation पे मैं सिर्फ इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि last week when our debt management office we rejected all bids. That was a very symbolic move and a very important move to ensure that everyone and all stakeholders get the message that the government is in no desperation to borrow. When we borrow, we'll borrow at our terms. And for the banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. Because that is what Prime Minister Shehbaz Sharif's administration strongly believes, that the government is there to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead the country. तो इसलिए जो भी हम उसका ecosystem बना रहे हैं, उसमें the financing part plays a very important role. And therefore, we wanted to ensure that signal goes out, and it's good to see that has been picked up, because when it comes to the business community and when it comes to the business sector, it's not about the policy rate, it's the KIBOR. And that is the benchmark which is used for the borrowing of the various segments of the society. Lekin even more importantly, because that's where we are today, we need to leverage and to ensure that this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह leverage करें to ensure that we continue with the structural reforms, because that has been the bane of our country. For the longest time, we've known the what and the why part of it. कि टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करनी है, एसओई रिफॉर्म्स करनी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, पर हम करते नहीं हैं. And therefore, this is a fantastic opportunity that we now utilize this moment, and it is a defining moment for the country, that we go with full rigor and vigor in terms of these structural reforms. Because if the Prime Minister says that this is going to be the last program, the only way it is going to be the last program if we execute what we have said we will execute around these structural reforms. And we are very committed as an administration, as Finance Ministry, and all cabinet colleagues to actually get it done. Now, coming to the topic at hand. देखिए, this is very, very important from इस पे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू सब ने already कर ली है, लेकिन from my perspective, why all of this is very important, because ये तो एक slogan बन चुका है ना, the data is the new oil, but the point is, what do you do with that data, right? In the first instance, it can't be just raw data, it has to be done through data analytics. और उसके लिए you need an interactive platform like this, right? It's for us in the Finance Ministry, and then all other ministries, और उसमें मैं एक मिनट में वापस आऊँगा, but academia, research, our media and journalist colleagues, because this provides you the transparency. You don't have to go into the libraries, you don't have to go dig into the books. This provides you the fact base.
right or wrong. We may like it, we may not like it, depending upon which administration was there. But that's the fact base. And that fact base is on your fingertips going back 50 years. So it's tremendous. And you can, play around with it because it's interactive. So I think that part is very important. The second thing, what Dr. Imtiaz said, wherever we have gone into technology and technological platforms, and I also see what's happened in FBR, that we have done fantastic things in verticals. We have done a great job in terms of automating one vertical, the other vertical. But why Digital Pakistan has not been able to go forward? Because there has been no horizontal layer. Data is not integrated. اور وہ ہم نے سیکھ رہے ہیں اب FBR میں کہ ہم نے اگر آدھار کی طرح ایک نیشنل آئیڈینٹی کو آگے لے کر جانا ہے اینڈ ایوری تھنگ بینگ لنک ٹو دیٹ نیشنل آئیڈینٹی. یہ جو ابھی سب بات ہو رہی ہے نیو فائلرز کی اور جو ابھی بات ہوئی ہے کہ the total filers going up, that data was always there. We never connected the dots. And that's what is now happening in terms of providing that horizontal layer. So I hope, Dr. Imtiaz, with your efforts, what you have done to date, and I compliment you and your entire team to get us to this stage, at least this vertical is there, this information is available, you don't have to wait for economic surveys, this is real time, it's available. Let's go down and sort of, you have all the, the drop down things, and you can, as I said, you can do various analytics on that. But then also see what we can do across the government. But we can make it whole of the government approach, right? جو آپ نے ابھی بات کی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی, اسٹیٹ بینک کی آپ نے بات کی ہے, اور چیزوں کی بات کی ہے. whatever is permissible under the law of the land, at least let's just make sure that these things get integrated, تاکہ جب ہم going forward, جب ہم بات کریں تو fact based بات کریں. Not on the basis of premises, not on the basis of what we think, you think. Of course, the views are always there, and views are welcome. But the more it is fact-based, the better it is. The other thing is, and the last thing I just want to mention is that I see this as an avenue, as a platform where we can collaborate. Because government کے پاس عقل کل نہیں ہے. We want کہ academia, the research organizations across the country, the think tanks, we all come together. And this is one platform. Once you do the analysis and you come back and question us and give us views, advice, your thought process. And it can be criticism, it can be constructive criticism, it can be around fiscal reforms, tax policy, public expenditure, macroeconomic stability. But what we do with this kind of platform is we talk with a fact-based, evidence-based approach. Because to me, that is very critical. آپ کے اپنے views ہو سکتے ہیں, میرے اپنے views ہو سکتے ہیں. لیکن the more they are grounded in fact bases, where we can back them up with real data, I think that's where transparency comes in on the part of the government. That's where I think we can also have more constructive and productive discussions as we inshallah go forward. So with that, I just want to say, Dr. Imtiaz, once again, very well done. Our finance secretary is traveling. I wanted to say it happened under his leadership, Mr. Imdad Bosal, but Nashita is here representing him. Unko kisi kaam ke silsile mein mulk se bahar jana pada. Otherwise he would have been here today. Of course, the Planning Commission, the EAD, all of us sort of come together in this effort. And I do think it's something, I'm glad we are celebrating it. And I'm sure this will add a lot of value in terms of the economic landscape and in terms of the quality of discussions that we have between the government
and all the stakeholders. Thank you very much.